ओके बेटा, लास्ट टाइम जो हम लोग कर रहे थे दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपने पढ़ने थे किंगडम मोनेरा में। क्लियर? तो अभी किंगडम मोनेरा में जो लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था टॉपिक दैट वाज न्यूट्रिशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, जो हमने स्टार्ट करा था। और न्यूट्रिशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि दो तरह का न्यूट्रिशन है। एक आप लोगों के पास कैटेगरी है ऑटोट्रॉपिक, और सेकंड जो आता है दैट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? ऑटो में खाना खुद बनाएंगे, कैटेगरीज आप पढ़ चुके हो, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। और जो स्पेसिफिक फीचर यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है दैट इज रिगार्डिंग द कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ भी लिया जाता है कि जो कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक काम करते हैं। आपको पता है कि जो ये बैक्टीरिया है, दे कैन बी द नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, दे कैन बी द सल्फर बैक्टीरिया, दे कैन बी द आयरन बैक्टीरिया। तो बेसिकली जितने भी आपके पास सारे कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ये करते क्या है, ये बेसिकली जितना भी आपके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उनका बेसिकली जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी कन्वर्ट्स इनटू द एटीपी, एंड दैट एटीपी विल बी यूज्ड बाय द बैक्टीरिया फॉर मेकिंग द फूड मटेरियल। इन टर्न इसका बेनिफिट हमारे एनवायरनमेंट को क्या मिलेगा कि ये वाले बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करेंगे along with making of their food। अपना खाना बनाने के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग भी करेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन। सो नंबर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर देयर जिनकी रिसाइकलिंग करेंगे कौन? कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल अगर जैसे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, क्लियर, तो आपके एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में है। दिस इज द नाइट्रोजन व्हिच इज प्रेजेंट इन द आउटर एटमॉस्फेयर, but this nitrogen cannot be as such used by the plant। ये plant as such इसको use नहीं कर सकते, otherwise there is a huge amount of nitrogen। तो अगर इस नाइट्रोजन को प्लांट ने यूज करना है फॉर देयर प्रोडक्टिविटी, तो इस नाइट्रोजन को पहले यहाँ पर क्या करना पड़ता है? फिक्स करना पड़ता है। क्लियर? तो ये जो फिक्सिंग है, तो फिक्सिंग का मतलब है कि N2 will be converts into the nitrite, nitrate, एंड वो सारी चीजें सॉइल में मिक्स हो जाती हैं, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। So this is basically called recycling of the nutrient, जो most importantly कौन से बैक्टीरिया परफॉर्म करेंगे? कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। This is written in your NCERT and this is a very important line, multiple choice questions बहुत आते हैं इसके ऊपर। सेकंड जो कैटेगरी आप लोगों ने यहाँ पर देखना है बेटा, वो हेट्रोट्रॉपिक है आपके पास। हेट्रोट्रॉपिक में पहली बात जो बैक्टीरिया होगा दैट विल बी डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड मटेरियल। और ज्यादातर जो बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं वो डीकंपोजर्स है। क्लियर? डीकंपोजर का मतलब दे डिपेंड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? और इनमें जो बैक्टीरिया है, मतलब जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं ह्यूमन अफेयर्स में। अब ह्यूमन अफेयर का मतलब यहाँ पर क्या होगा? In many of the heterotrophic bacteria, they causes the disease in case of human as well as in case of the plant. Many of the heterotrophic bacteria can be used in the industry for making the curd, for making the antibiotics. These are called human affairs। Clear? अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। तो हेट्रोट्रॉपिक में बेटा जो फर्स्ट कैटेगरी आप लोगों के पास है दैट इज कॉमनली नोन एज द सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सेकेंड आप लोगों के पास आता है यहाँ पर सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और जो थर्ड हमारे पास आता है दैट इज नोन एज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक में बेटा टोटल कितने टाइप्स हैं आपके पास? टोटल वी हैव द 3 टाइप्स। Number 1 is saprotrophic, second symbiotic, and third is called parasitic mode of nutrition। अब इन तीनों में जो बैक्टीरिया है वो डिपेंड है किसी और के ऊपर। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 3-4 पॉइंट जरा निकाल लो बेटा इस पूरे पैराग्राफ में, स्लाइड में। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया शोज व्हिच टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन। तो ऑब्वियसली उसमें हमारे पास आता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज शोन बाय मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया आपको क्या शो करते हैं? ऑटोट्रॉपिक। कौन से बैक्टीरिया हैं जो रिसाइकलिंग करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स की एटमॉस्फेयर में? ऑब्वियसली दे आर द कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्लियर? और हेट्रोट्रॉपिक में मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू द डीकंपोजर। तो ये बेटा आप लोगों ने करना है यहाँ पर न्यूट्रिशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसके बाद हमने हेट्रोट्रॉपिक डिटेल में करना है बेटा।
हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया सब बच्चों का? हम सब डाल दो स्क्रीन के ऊपर, मुझे पता लग जाएगा। ओके डन। अच्छा बेटा, अभी जरा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में उठा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से भी। तो जो सबसे पहली टाइप यहाँ पर हम लोगों ने पिक करी है, दैट इज नोन एज द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेसिकली आप लोगों के पास एक वर्ड आता है, नाउ दैट वर्ड इज नोन एज द सैप्रो। Sapro word is actually coming from the dead organic matter. Clear? और जो ट्रॉफिक वर्ड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द न्यूट्रिशन, यानी कि जो बैक्टीरियस कैटेगरी में आप लेके चलोगे, उनका जो खाना है या जो उनका न्यूट्रिशन है बेटा, वो बेसिकली क्या है आपके पास, दैट इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? इसीलिए हम इस टाइप को क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब अगर इसमें देखा जाए तो सपोज करो बेटा, ये आप लोगों के पास अ काइंड ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये आप लोगों के पास आ जाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? अब ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है बेटा, ये डेफिनेटली किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इट इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्लियर? किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब जनरली जो खाना हम लोग खाते हैं बेटा, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको आप सिंपल फॉर्म में आपकी बॉडी कन्वर्ट करती है, देन वो सिंपल फॉर्म आप एब्सॉर्ब करते हो। क्लियर? अब बैक्टीरिया है, एक ही सेल का बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेगा। तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होगा क्या, कि जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, विच इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्लियर? तो उसमें बेटा सबसे पहले जो बैक्टीरिया आपके पास है, वो रिलीज करेगा नंबर ऑफ एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम्स हैं, ये एक तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, बिकॉज दे कॉजेस द ब्रेकडाउन। और ये एंजाइम बाहर रिलीज किए जाएंगे, तो बैक्टीरिया ने रिलीज कर दिए एंजाइम। नाउ दीज एंजाइम एक्ट अपॉन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। किसके ऊपर एक्ट करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। जैसे एंजाइम डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एक्ट करेंगे, the dead organic matter will be convert into the simple form। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में। और फिर ये सिंपल फॉर्म जो होगी, that will be absorbed by bacteria। कौन एब्सॉर्ब करेगा इसको, बैक्टीरिया। दिस इज हाउ बैक्टीरिया गेट द नरिशमेंट। क्लियर? तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो बैक्टीरिया है, दैट डिपेंड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो भी है, डेड बॉडी है किसी की, रॉटन वेजिटेबल्स है, मतलब जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो उस केस में बैक्टीरिया सबसे पहले एंजाइम रिलीज करता है। एंजाइम उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल में। Now this simple will be easily absorbed by the bacteria. So this mode of nutrition is known as what? Saprotrophic mode of nutrition. अगर आपने इसमें एग्जाम्पल देना है, तो we can write down the example of the bacteria which is commonly known as the Pseudomonas. So Pseudomonas is the example of the bacteria which is showing saprotrophic mode of nutrition. क्लियर? तो ये तो हो गया बेटा आप लोगों के पास सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद सेकेंड हम चलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने वर्ड लिखा पैरासिटिक, तो पैरासिटिक वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द पैरासाइट। क्लियर? अब होगा क्या कि इस केस में जो आपका बैक्टीरिया है, दैट एक्ट एज पैरासाइट। बैक्टीरिया यहाँ पर किसका काम करेगा, पैरासाइट का। क्लियर? एंड बैक्टीरिया किसके ऊपर डिपेंड होगा, द बैक्टीरिया डिपेंड ऑन द होस्ट। किसके ऊपर डिपेंड होगा, होस्ट के ऊपर। यही तो होता है ना पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड है, अपने खाने के लिए, रहने के लिए, फॉर एवरीथिंग, स्पेस, शेल्टर, फूड, रिसोर्सेज, सबके लिए वो किसके ऊपर डिपेंड है, होस्ट के ऊपर। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो बैक्टीरिया है, दैट एक्ट एज अ पैरासाइट एंड इट डिपेंड ऑन द होस्ट। अब एक चीज ध्यान में रखो बेटा, कि जो होस्ट है वो आपके पास एनिमल्स भी हो सकते हैं, होस्ट आपके पास प्लांट्स भी हो सकते हैं,
इवन होस्ट हमारे पास आते हैं ह्यूमंस आल्सो. सो दिस इज द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन व्हिच इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमेशा एक मेंबर को बेटा बेनिफिट होगा और एक मेंबर का तो देखो नुकसान होना ही होना है, क्योंकि वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ठीक है. अब जिस मेंबर का यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है वो बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया को रिसोर्सेज मिल रहे हैं, शेल्टर मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है रहने को. लेकिन जिस मेंबर का बेटा यहाँ पर नुकसान हो रहा है, जो अफेक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, वो बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ पर होस्ट है. क्लियर. तो या बेटा आ रही उसी के ऊपर आ रहे हैं अभी, जस्ट वेट. तो बेसिकली यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो डिपेंड, सॉरी, जो आपका बैक्टीरिया है वो डिपेंड होगा होस्ट के ऊपर. तो बैक्टीरिया पैरासाइट का काम करेगा. फायदा बैक्टीरिया को होगा, पैरासाइट को होगा, लेकिन नुकसान किसे होगा, होस्ट को. दैट होस्ट कैन बी द एनिमल, कैन बी द प्लांट और कैन बी द ह्यूमन. क्लियर. क्योंकि जो यहाँ पर पैरासाइट है, यानी कि जो आपका बैक्टीरिया है बेटा, that actually releases the toxin. क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन इन द होस्ट बॉडी. होस्ट बॉडी के अंदर क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा. क्लियर. और इसी टॉक्सिन की वजह से क्या होंगी, इट कॉजेस डिजीज. तो बेसिकली आपके पास हो क्या रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो पैरासाइट का काम करेगा, होस्ट की बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन रिलीज करेगा, उसको बेनिफिट मिल गया, लेकिन इन टर्न होस्ट को क्या हो गई, डिजीज हो गई. तो एक मेंबर को बेनिफिट है, दूसरे मेंबर का यहाँ पर नुकसान है बेटा. अब अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करो तो एग्जाम्पल्स में देखो, सबसे पहले आपके पास आता है विब्रियो कॉलेरा. तो ये कौन सा डिजीज यहाँ पर कॉज करता है, इट कॉजेस द कॉलेरा डिजीज. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास अनदर एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिया. दिस इज द नेम ऑफ द अनदर बैक्टीरिया. कौन सा डिजीज कॉज करेगा, दिस बैक्टीरिया कॉजेस द निमोनिया डिजीज. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं. ये तो जस्ट 2 एग्जाम्पल्स मैंने अभी ह्यूमंस में दी है. नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो आप आगे जाके करोगे डिटेल में. तो एक बेटा आपके पास है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक आपके पास आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब जो लास्ट कैटेगरीज में बची है दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. इतना क्लियर हो गया बेटा सब बच्चों को, दोनों टाइप क्लियर है. क्लियर है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका. हाँ जी, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा. अच्छा बेटा, लास्ट कैटेगरी पे आ जाओ जरा. जो लास्ट थर्ड कैटेगरीज में आप लोगों ने करनी है दैट इज अ सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अभी देखो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में एक चीज तो क्लियर है, आपके पास वर्ड आता है सिम्बायो. ठीक है. सिम्बायो बेसिकली वर्ड का मतलब होता है कॉपरेशन. मतलब 2 ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके काम करेंगे. ठीक है. तो इससे क्या होगा, दोनों को बेनिफिट होगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पर दोनों का बेनिफिट हो रहा है क्योंकि दोनों में कोऑपरेशन है. सो दिस काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिलेगी, शेल्टर मिलेगा, खाना मिलेगा. इन टर्न वो अपने होस्ट को कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना के देगा जो कि होस्ट की बॉडी यूज करेगी. सो दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखो तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है बैक्टीरिया दैट इज इश्रेशिया कोलाई, जिसको ई कोलाई भी बोला जाता है. सो दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन की बॉडी में कहां पर प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया, लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है. और वहां पर ये बैक्टीरिया डेफिनेटली न्यूट्रिशन लेगा, जगह भी घेरेगा, लेकिन बैक्टीरिया यहाँ पर क्या सिंथेसाइज करता है, बैक्टीरिया सिंथेसाइज्ड द विटामिन बी एंड के.
तो इम्पोर्टेंट दो विटामिन यहाँ पर बैक्टीरिया होस्ट को बना के देगा, जिसमें बैक्टीरिया बनाता है विटामिन बी एंड के। तो बेसिकली जो बी आपके पास बनेगा, पर्टिकुलरली रिमेंबर इट इज B12 विटामिन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में दोनों मेंबर्स को बेनिफिट है, होस्ट को भी और बैक्टीरिया को भी, क्योंकि ऑपरेशन करते हैं दोनों। Escherichia coli फर्स्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, वहां पर क्या बनाता है, इंपॉर्टेंट विटामिन्स लाइक विटामिन B12 एंड विटामिन के, जो कि होस्ट ऑब्वियसली यूज करेगा। क्लियर? अगर इसमें सेकंड एग्जांपल आप लोगों ने देखना हो तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास आता है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम बेसिकली हमें कहाँ मिलता है? इट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट। जितने भी लेगुमिनियस प्लांट हैं जो कि बीन्स वाले हैं, जैसे पी प्लांट हो गया आपके पास, ठीक है, मटर का, तो पी प्लांट के जो रूट्स होती हैं, सपोज अगर ये प्लांट है बेटा, तो इनकी जो रूट्स है जमीन के अंदर, उन रूट्स में कुछ इस तरह की स्वेलिंग्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जिनको बेसिकली बोला जाता है रूट नोड्यूल। अब ये इतनी जो स्वोलन होती है किसकी वजह से होती है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया राइजोबियम। अब बैक्टीरिया वहां रहेगा, न्यूट्रिशन भी लेगा, स्पेस भी लेगा, लेकिन इन टर्न ये बैक्टीरिया प्लांट के लिए क्या करेगा? इट फिक्स द नाइट्रोजन। क्या करेगा? ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। तो अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स में देखो बेटा, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि दोनों मेंबर्स को यहाँ पर क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं है यहाँ पर। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अगर बैक्टीरिया का बेनिफिट होता है, होस्ट का नुकसान होता है, तो दैट एक्चुअली पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जिसमें बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर बेटा डिपेंड होगा, दैट इज कॉल्ड अपना सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीनों जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये बेसिकली किस केस में आते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफिक, जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में आपको देखने को मिले। क्लियर? पॉइंट अगर समझ में आ गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट से। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? ओके। नहीं भी ले पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक नहीं होना है, मैं भी ले रही हूँ साथ साथ में, तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है? अच्छा बेटा, अभी जरा थोड़ा सा एक बार ना सुन लो ध्यान से। एक तो देखो, सबसे पहले इसमें बैक्टीरिया में आप लोगों ने करा रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन, याद है ना आपको? क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करा था? शेप, फ्लैजेला, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। क्लियर? सेकेंड आप लोगों ने पढ़ा बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर, कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, किसका क्या कंपोजिशन है, दैट यू ऑलरेडी डन। फिर थर्ड आप लोगों ने स्ट्रक्चर के बाद पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में, कि कुछ बैक्टीरिया एरोबिक हैं और कुछ आपके पास एनएरोबिक है, और उसमें भी ऑब्लिगेटरी या फैकल्टेटिव आ जाता है। नंबर फोर्थ हमने पढ़ा बैक्टीरिया में टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कि बैक्टीरिया में टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। ये मतलब बेटा किंगडम मोनेरा के जनरल फीचर्स हैं, जो इतने ज्यादा डिटेल में आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाले, बट ये करने हैं क्योंकि सम टाइम पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर? अब न्यूट्रिशन के बाद देखो, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब आप लोगों ने करना है बेटा, वो हमने देखना है रिप्रोडक्शन के बारे में, कि जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अभी देखो, रिप्रोडक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। वेरी सिंपल। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया बेटा यूनिसेलुलर है, द बॉडी इज जस्ट मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। तो अगर वो एक सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा? दो सेल बना देगा, दो डिवाइड होंगे चार बनाएंगे, चार डिवाइड होंगे आठ बनाएंगे, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है आपके पास, यू कैन से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं आपके पास। ठीक है? तो अगर पूछा गया कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होती कैसे है बेटा, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बैक्टीरिया में, यस वेरी गुड,
बेटा मैं चैट बॉक्स में आती हूँ जरा लास्ट में ना, आप बस डालते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चेक कर रही हूँ वैसे साथ साथ में। रिप्रोडक्शन में बेटा दो टाइप्स आती हैं बैक्टीरिया के केस में। एक जो टाइप आती है दैट इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेकंड टाइप है दैट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब आप सोच लो कि अगर एसेक्सुअल है बेटा तो पहली बात गैमीट्स नहीं बनेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और सिंगल पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। वेरी सिंपल। क्लियर? सेक्सुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द सेक्स, फ्रॉम द गैमीट्स, फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी है। क्लियर? अब अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं बैक्टीरिया के केस में, तो बैक्टीरिया में बेटा कोई गैमीट्स नहीं बन रहे, कोई फ्यूजन नहीं हो रहा, लेकिन दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर भी होता है। सो उस एक पॉइंट से हम सेक्सुअल इसको बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानी जाती है, क्योंकि सिर्फ सिर्फ आपके पास जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, गैमीट नहीं बन रहे, फ्यूजन नहीं हो रहा, so it is not a true sexual reproduction. So sometimes it is also known as parasexuality. तो ये टर्म हम सिर्फ और सिर्फ किसके केस में यूज करेंगे? ओनली इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है दैट इज ऑब्वियसली एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में जो टाइप आपके पास है उसमें सबसे पहली टाइप का नाम आता है बाइनरी फिजन, जो कि अभी मयंक ने बताया भी था चैट बॉक्स में। और जो सेकंड आपके पास कैटेगरी है बेटा, उसको नाम दिया जाता है स्पॉर्मुलेशन। एक टाइप कौन सी है? बाइनरी फिजन, और एक टाइप कौन सी है? स्पॉर्मुलेशन। ठीक है, अब पहले हम इस पे आ जाते हैं जरा। तो बेटा सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है यहाँ पर बाइनरी फिजन। अब अगर आप ये देखो कि बैक्टीरिया ज्यादातर रिप्रोड्यूस कैसे हो गया, तो ऑब्वियसली वो एसेक्सुअल है। अब एसेक्सुअल में भी जो सबसे कॉमन मेथड आपके पास है वो कौन सा माना जाता है? दैट इज binary fission, which is the most common method for reproduction in case of bacteria. और बाइनरी फिजन हमें कब देखने को मिलती है? इट अकर ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। अब फेवरेबल कंडीशन का मतलब समझ जाओ बेटा। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब है कि जो बैक्टीरिया के आसपास प्रीडेटर नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, खाना अवेलेबल है, पानी, टेम्परेचर, मतलब सारे जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं ये फेवर में है, तो दोस कंडीशंस आर कॉल्ड फेवरेबल कंडीशन। तो उन कंडीशन में जो मोस्ट कॉमन मेथड बैक्टीरिया के पास होगा डिवीजन का, दैट इज ऑब्वियसली नोन एज बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में बेटा एक वर्ड आपके पास है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना, सिंपल। फिर एक वर्ड आता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी में बाई वर्ड है, बाई का मतलब क्या होगा? दो, यानी कि एक बैक्टीरिया टूटेगा कितने में? दो डॉटर्स में। That is why the method is simply known as what? Binary fission. That's it. Clear? यानी कि यहाँ पर क्या होगा बेटा? एक तरीके से सेल का डिवीजन होगा। कौन से सेल का? पेरेंट सेल का। पेरेंट सेल है ना बैक्टीरिया, वो टूटेगा, डॉटर बनाएगा। मेथड इज सिंपली नोन एज व्हाट? सेल डिवीजन। एंड क्योंकि दो डॉटर बन रही हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। वेरी सिंपल। कब होगा? फेवरेबल कंडीशन में, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड। क्लियर? अब आ जाओ जरा पॉइंट के बाद पे। बाइनरी फिजन में बेटा अगर देखा जाए तो सबसे पहले बाइनरी फिजन में क्या होता है? देयर विल बी द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, और यू कैन से द न्यूक्लियोइड बाय मीसोसोम। आपको याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को मीसोसोम के बारे में बताया था। क्लियर? तो मीसोसोम जो है वो किसका डुप्लीकेशन करवाएगा? डीएनए एंड न्यूक्लियोइड का। तो सपोज करो ये बैक्टीरिया का डीएनए है विच इज डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए। तो जब ये रेप्लिकेट करेगा या ऑब्वियसली डिवाइड करेगा, ठीक है, डुप्लीकेट करेगा,
तो सपोज बेटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आएगा। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, तो ये फाइनली टूट गया आपके पास दो डीएनए, ठीक है। दिस इज बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर आपने बैक्टीरिया सेल को बेटा डिवाइड करना है तो सबसे पहले उसके जेनेटिक मटेरियल को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक बैक्टीरिया नहीं टूट सकता। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज द डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए और द न्यूक्लियोइड विद द हेल्प ऑफ मेसोसोम। तो डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। तो ऐसा डीएनए जब डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करेगा तो ये वाली स्टेज को देखो जो सेंटर में आपको नजर आ रही है, कैसी दिख रही है, इट अपीयर लाइक अ थीटा, थीटा के जैसा दिखता है ना। तो इसीलिए जो सम टाइम ये जो पूरा मेथड है बेटा, इसके लिए हम यूज करते हैं थीटा मॉडल। ये जो थीटा मॉडल वर्ड है ना, दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर बाय चांस आपसे कभी पूछा गया कि थीटा मॉडल किसके लिए यूज होता है, it is basically a model which is used for explanation of the duplication of DNA in case of bacteria, because during the duplication the DNA appear like a theta, it resembles the theta, so the name has been given which is called theta model. क्लियर। तो अल्टीमेटली डीएनए का यहाँ पर क्या हो गया, डुप्लीकेशन। तो हमारे पास दो कॉपीज बन के तैयार हो गई, किसकी बेटा, डीएनए की। डीएनए की बन गई। अब जब डीएनए टूट गया तो आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सेकंड स्टेप में बेटा आप साइटोप्लाज्म को तोड़ोगे, समझे। तो यह आपके पास मेथड है फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए व्हिच इज कम अंडर द बाइनरी डिवीजन। इतना क्लियर है बेटा सब बच्चों को? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। और नोट्स बनाते जाओ अपना डेली, ठीक है, बहुत जरूरी है, उसके बिना समझ में नहीं आएगा आपको। अच्छा, आपके पास जो पहला स्टेप था बेटा डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए वो कंप्लीट हो गया। अब आपके पास यहाँ पर होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लियर। तो इसको भी कराने में कौन हेल्प करेगा, ऑब्वियसली मेसोसोम। और तीसरा इसी के साथ जो होगा दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये भी कराने में कौन हेल्प करेगा, ऑब्वियसली मेसोसोम। तो बाइनरी डिवीजन में बेटा तीन चीजें होनी है, एक तो पहले डीएनए डुप्लीकेट करके उसकी दो कॉपीज बनाओ, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन और उसी के साथ किसका फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का, ठीक है। तो ये तीन चीजों के बाद अल्टीमेटली हमारे पास बैक्टीरिया क्या बनाता है, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल्स और यू कैन से द बैक्टीरिया। और हर एक बैक्टीरिया को डिवीजन के लिए जो टाइम यहाँ पर मिलता है तो वो टाइम आप जरा नोट कर लो, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवीजन टाइम अप्रोक्सीमेटली हमारे पास होता है 20 मिनट्स का, मतलब हर 20 मिनट बाद बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे ये पेरेंट बैक्टीरिया है, दिस इज योर पेरेंट बैक्टीरिया, ये डिवाइड हुआ, इसने बना दिए दो नए डॉटर। कितना टाइम लगा, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का। पेरेंट एक जनरेशन है, उसने बनाई दूसरी जनरेशन, तो एक से दूसरी जनरेशन बनने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स का। इसीलिए जो 20 मिनट का टाइम है बेटा, उस टाइम पीरियड को एक और नाम दिया जाता है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब क्या होता है, द टाइम पीरियड व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन, क्लियर। तो ये आप लोगों ने करना है बाइनरी फिशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब इसी के बाद जो बेटा सेकंड मेथड हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, दैट सेकंड मेथड इज नोन एज द स्पोरुलेशन, क्लियर। स्पोरुलेशन में स्पोरू वर्ड आता है, नाउ दिस वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द स्पोर। कहाँ से आता है, स्पोर से। पंजाय आई थिंक स्टार्ट हो गया होगा आप लोगों का बॉटनी में, ठीक है।
तो अगर आपने फंजाई पढ़ा हुआ है बेटा, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं फंजाई में, जो कि फंजाई की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो सेम वे में बैक्टीरिया में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है। ज्यादातर कौन से बैक्टीरिया बेटा? फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। अभी फिलामेंटस बैक्टीरिया को फिलामेंटस क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे रिसेंबल द फंजाई। जैसे फंजाई के केस में ना पूरा फिलामेंट पढ़ते हो, हाइफे पढ़ते हो, स्पोरेंजियोफोर, फिर उसके अंदर स्पोरेंजियम, तो सेम वैसा स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया में भी आपको नजर आता है। तो इसीलिए इन बैक्टीरिया को कॉमनली क्या बोला जाता है? फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया में बेसिकली रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू। कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं? किस बहुत सारे ऐसे स्पोर्स हैं जो थिन वॉल है, तो उनको नाम दिया जाता है कॉनिडिया। कुछ ऐसे स्पोर्स हैं जिनको नाम दिया जाता है ओइडिया, मींस दे कंटेन द स्टोर फूड। सो स्पोरुलेशन में कॉनिडिया, ओइडिया ये बनेंगे फॉर द डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो स्पोर्स हैं ये कब बनते हैं? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशंस में बनेंगे? अनफेवरेबल। यानी कि अब आप एक चीज दिमाग में क्लियर कर लो बेटा, अगर बैक्टीरिया के आसपास फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो बैक्टीरिया प्रेफर टू गो द बाइनरी फिशन। अगर बैक्टीरिया के आसपास अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, बैक्टीरिया प्रेफर टू अंडरगो द स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर का। एग्जाम्पल कौन सा दोगे? फिलामेंटस बैक्टीरिया। कौन से तरह के स्पोर बनते हैं? लाइक कॉनिडिया, ओइडिया। लेकिन कब बनेंगे? ओनली ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। अब कॉनिडिया, ओइडिया आपने डेफिनेटली फंजाई में भी पढ़े हैं, ठीक है। अब क्योंकि बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फंजाई को रिजेंबल करते हैं, इसीलिए सेम टाइप का स्पोर आपको बैक्टीरिया में भी नजर आएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप का स्पोर आपने पढ़ना है। उस स्पोर को यहाँ पर नाम दिया जाता है एंडोस्पोर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। एंडोस्पोर आपके पास बनता है इन फ्यू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसमें बेसिकली आपके पास फॉर्मेशन होता है एंडोस्पोर्स, ठीक है। ये भी एक मेथड है जो कि बेसिकली बैक्टीरिया यूज करते हैं ड्यूरिंग द स्पोरुलेशन। तो बेटा एक चीज आप लोग दिमाग में क्लियर कर लो कि स्पोरुलेशन में जब आपके पास स्पोर बनेंगे, तो जो स्पोरुलेशन का मेथड है उसका मेन काम क्या है? मेन काम है कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, बाद में जाके रिप्रोड्यूस करो। बाइनरी फिशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देनी है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के आसपास जो कंडीशन है वैसे फेवरेबल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आराम से बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। लेकिन अगर आसपास अनफेवरेबल कंडीशन है तो पहला टारगेट क्या आता है कि बैक्टीरिया को खुद को बचाना है और उसके बाद बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस करना है। तो खुद को बचाने के लिए बैक्टीरिया प्रेफर टू फॉर्म द स्पोर, क्योंकि स्पोर के ऊपर एडवर्स कंडीशन का इफेक्ट कम रहता है, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है स्पोर वापस से जर्मिनेट करके आपके पास क्या बनाएंगे? न्यू बैक्टीरिया। तो एक मेथड आपके पास है बाइनरी फिशन और एक मेथड आपके पास है स्पोरुलेशन। दोनों किसके अंडर आते हैं? दोनों आएंगे अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से इसका। ओके बेटा, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द डायग्राम फॉर द एंडोस्पोर, ठीक है। अभी जो लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था वो ये बताया था थोड़ी देर पहले कि जो बैक्टीरिया हैं जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसमें दो मेथड्स आते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल कॉमन मेथड है, उसमें भी दो फर्दर मेथड्स हैं आपके पास, एक बाइनरी फिशन है और एक आपके पास है स्पोरुलेशन। बाइनरी फिशन आपको मिलता है जब कंडीशन फेवरेबल होती है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे प्रेफर टू अंडरगो द बाइनरी फिशन।
और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो उस केस में बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं जिसको स्पोरुलेशन बोला जाता है। जितनी देर तक आसपास कंडीशन अनफेवरेबल रहती है स्पोर जर्मिनेट नहीं करते हैं। स्पोर जर्मिनेट कब करेंगे? व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल। तो स्पोर बनाने का मेन मोटो क्या है? दैट इज द पेरिनेशन। सो अनदर स्पोर जो यहाँ पर आपने डील आउट करना है क्योंकि उसके ऊपर समटाइम पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, दैट इज कॉमनली नोन एज द एंडोस्पोर। ठीक है, अभी एंडोस्पोर बेसिकली हम बनाते हैं पेरिनेशन के लिए। पेरिनेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को प्रोटेक्ट करो, उसके बाद आप जाके रिप्रोड्यूस करो। तो यानी कि बैक्टीरिया के आसपास जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर सकता। उसकी प्रायोरिटी क्या रहती है? उसकी प्रायोरिटी रहती है कि पहले खुद को प्रोटेक्ट करो। दैट मेथड इज कॉमनली नोन एज व्हाट? पेरिनेशन। क्लियर? तो इसमें मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया कुछ ग्राम पॉजिटिव हैं जो एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। एंडोस्पोर बेसिकली आपके पास है क्या? सपोज ये आपके पास मेन प्रोटोप्लाज्म है जिसमें न्यूक्लियोइड प्लस साइटोप्लाज्म आ जाता है। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है रिलीज सिक्रेशन। उस सिक्रेशन की वजह से बाहर की तरफ आपके पास बनती है टोटल 3 लेयर्स। अगर आप इन लेयर को ध्यान से देखो तो सबसे अंदर वाली जो आपके पास है दैट इज द कोर वॉल। कोर वॉल के अंदर जो बनी है दैट इज नोन एज द कॉर्टेक्स। और बाहर की तरफ जो आपके पास है दैट इज कॉल्ड स्पोर कोट। क्लियर? तो इन तीनों को मिला के जो हमारे पास बनेगा दैट इज नोन एज अ वॉल विच इज वेरी मच हार्ड। और ये वॉल एक्चुअल कितने लेयर्स की बनी है? 3। सबसे अंदर वाली कौन सी है? कोर वॉल, देन कॉर्टेक्स, देन स्पोर कोट। अब इसी वॉल के कारण बैक्टीरिया को मिलता है प्रोटेक्शन। किससे? अनफेवरेबल कंडीशन से। ठीक है, अब प्रोटेक्शन क्यों मिलेगा? क्योंकि बेटा जो ये वॉल है ये बहुत ज्यादा हार्ड है, रिजिड है, इसके ऊपर किसी भी फैक्टर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ये टूटती है। अब ऐसा नेचर इस वॉल का क्यों है? क्योंकि इसमें जो सेकेंड लेयर है विच इज द कॉर्टेक्स, मिडल लेयर, उसमें प्रेजेंट है ये 2 कंपाउंड। कौन कौन सा? एक है कैल्शियम और एक आता है डिपिकोलिनिक एसिड। तो कैल्शियम और डिपिकोलिनिक एसिड की वजह से जो ओवरऑल ये वॉल है ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये नहीं टूटेगी। और तब तक नहीं टूटेगी जब तक की कंडीशन फेवरेबल ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है ऑब्वियसली टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, पीएच, बहुत सी चीजें चेंज होंगी। उस वजह से अल्टीमेटली वॉल रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद बैक्टीरिया रिलीज हो जाता है एंड देन बैक्टीरिया स्टार्ट्स द डिवीजन। तो मेन काम क्या है कि पहले बैक्टीरिया ने खुद को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद फेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया ने क्या करना है? डिवाइड। एंडोस्पोर में रेजिस्टेंट कहां से आती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 2 कंपाउंड, वन इज कैल्शियम, अनदर इज डिपिकोलिनिक एसिड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम कुछ बैक्टीरिया में स्पोर कोट के बाहर एक और एडिशनल लेयर हमें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ में, सब में नहीं। ठीक है, दैट डिपेंड्स की कंडीशन कितनी अनफेवरेबल है। तो दैट आउटर मोस्ट लेयर इज कॉमनली नोन एज एक्सोस्पोरियम। ठीक है, क्योंकि वो स्पोर कोट के बाहर है इसलिए उसको क्या बोला जाता है? एक्सोस्पोरियम। अब ये बनेगी कुछ बैक्टीरिया में एंड दिस इज एडिशनल लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? पॉलीसैकेराइड। व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? Polysaccharides are basically the complex carbohydrate. तो एक्सोस्पोरियम एडिशनल रेजिस्टेंट एंडोस्पोर को प्रोवाइड करेगा जिस वजह से बैक्टीरिया रिमेन्स प्रोटेक्टेड। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगी वॉल ब्रेक हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, बैक्टीरिया रिलीज हो जाएगा एंड देन द बैक्टीरिया स्टार्ट इट्स नॉर्मल डिवीजन। नाउ दिस इज द मेथड व्हिच इज नोन एज स्पोरुलेशन। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका फटाफट से। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने? ओके फाइन।
कुछ बच्चे बहुत लेट आते हैं क्लास में। हाँ जी बेटा, इतना क्लियर है सब बच्चों को?